Welcome to the show. Commonwealth gold medalist Manoj Kumar, boxing champion. You know, the real life Rocky Balboa. हमारे देश के रॉकी बल्बोआ है ये। ऐसे लोग हैं कि मतलब देश इन पे गर्व जितना करे उतना कम है। ये संवाद हम हिंदी में जारी करेंगे क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है और राजभाषा है। और मनोज जी को इसमें बड़ा 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 आराम है। ही इज वेरी कंफर्टेबल इन हिंदी। मनोज जी, आपका जो करियर है आज, इतने सालों से आपने बॉक्सिंग करी और हरियाणा के छोटे से गांव से निकल के आके आप कॉमनवेल्थ के विजेता बने। आपने और भी सारी सारी टूर्नामेंट्स में विजेता हासिल करी, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी रहे एशियन गेम्स वगैरह में। ये बहुत बड़ी बातें हैं क्योंकि उस जमाने में बॉक्सिंग इतना इस देश में घर घर में खेलना या बोलने में आने वाली चीज नहीं थी। ना ही ऐसे कोई बॉक्सिंग लीग्स चलती थी या ना ऐसा इतना कोई पैसा था। क्रिकेट छोड़ के और किसी भी गेम में इतना कोई फोकस इस देश में लास्ट 70-80 सालों में नहीं रहा। 65-70 सालों में नहीं रहा। लेकिन आपने, आपके जो कलीग्स हैं, विजेंद्र सिंह हैं, अखिल कुमार हैं, विकास कृष्णन हैं, इस तरह के कई नाम हैं, मेरी कॉम है लेडीज से। इन लोगों ने देश का झंडा बड़ा फहराया और बॉक्सिंग को एक ऐसे लेवल पे ले गए। किन चीजों की भूमिका रही आप जैसे लोगों को तैयार करने में? अचानक से बॉक्सिंग कैसे उभर के आई? फेडरेशन का क्या रोल रहा? क्या चैलेंजेस रहे? क्या सपोर्ट और मिलता तो शायद और बुलंदियां आप हासिल करते? इस विषय में आपके करियर से हम शुरुआत करें कि आपने कैसे बॉक्सिंग की ओर शुरू किया और आप कैसे इतने ऊंचाइयों तक पहुंचे। देखिए, आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से सभी देशवासियों को नमस्कार, राम राम बोलना चाहूंगा। देखिए, मैं हरियाणा से हूँ। कैथल डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेरा गांव है राजौंद, जो काफी पुराना गांव है और काफी बड़ा गांव है। और मैं बताना चाहूंगा कि मेरे गांव में पुराने समय में अंग्रेजों के टाइम की जेलें भी जेल होती थी वहां पे, अंग्रेजों के टाइम की। तो काफी बड़ी बड़ी पुरानी पुरानी हवेलियां भी रही हैं। और मेरा जन्म उसी गांव में हुआ है, राजौंद में। मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी शेर सिंह जी, जिन्होंने आर्मी के लिए पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन किया और देश के लिए दो लड़ाई लड़ी, 1965 और 1971 की। वो इकलौते थे जिन्होंने सामने वाले दुश्मनों का मोर्चा तोड़ा और पूरी बटालियन को ग्रस्त किया सामने वाली लड़ाई के साथ। तो मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पिताजी आर्मी के अंदर स्पोर्ट्स करते थे, जिससे उनकी रुचि स्पोर्ट्स में थी। तो उन्होंने बड़े भाई को बॉक्सिंग स्टार्ट करवाई कैथल के अंदर। तो बड़े भाई हमें ग्राउंड पे ले जाते थे। हम रियल तीन ब्रदर हैं और दो हमारे चाचे मौसी के हैं, राजेंद्र और जितेंद्र। तो मेरी मदर और उनकी मदर दोनों एक ही घर में मैरिड है। हरियाणा में ज्यादातर ऐसे ही होता है, दो सिस्टर दो ब्रदर के घर में चली जाती हैं इकट्ठी, तो शादी हो जाती है। तो ऐसे ही हमारा परिवार है, ज्वाइंट परिवार रहा है बचपन से। तो हम तीन भाई, तीनों बॉक्सर हैं इंटरनेशनल लेवल के। लेकिन बचपन में मैं एथलेटिक करता था और मेरा दूसरा ब्रदर जो है वो मेरे साथ एथलेटिक करता था पहले। तो बड़े भाई जो है बॉक्सिंग करते थे और अच्छे लेवल के खिलाड़ी थे, लेकिन किसी तरह से उनको मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने सपने नहीं तोड़े। उन्होंने हमें ग्राउंड लेके जाते थे तो हमारी रुचि बन गई खेल में। मैंने बॉक्सिंग खेल देखता था मैं। जैसे संडे वाले दिन सबकी छुट्टी हो जाती थी तो मेरे बड़े ब्रदर अकेले करते थे। जैसे बारिश होगी ग्राउंड में, पहले ग्राउंड नहीं होते थे, रिंग नहीं होते थे, मिट्टी के रिंग बनाए जाते थे। एक चार दीवारी सी बनाते थे और उसके अंदर मिट्टी डाल के तो वो मिट्टी का रिंग बन जाता था। तो उस पे मतलब कि पानी रुकता नहीं था। तो कई बार बड़े ब्रदर उस पे पंचिंग बैग टांगने के लिए मुझे कंधे पे बिठा के ऊपर उसके जो कुंडे होते हैं वो डालने के लिए उसमें हुक में, तो अटकाने के लिए मुझे ऊपर कंधे पे बिठा के हुक अटकाते थे। तो पंचिंग बैग नीचे लटक जाता। तो वो करते रहते थे छुट्टी वाले दिन। तो उनको देखते देखते मैं बॉक्सिंग की नकल करने लग गया। बॉक्सिंग की नकल करते करते वो घर जाता
तो बड़े भाई की एक्टिंग करता, तो बड़े भाई मुझे थोड़ा थोड़ा गाइड करते, ये ऐसे नहीं, ये थोड़ा ऐसे है, ये ऐसा है, ये ऐसे पंच है। तो मैं नकल करते करते एक दिन बॉक्सिंग के बॉक्सर्स के सामने नकल करने लग गया। तो कैथल के अंदर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो वहां पे नकल करते करते कई बॉक्सर बोले होते, तेरे को आती है बॉक्सिंग? मैं बोला हाँ। बोला कहाँ सीखी है? वहां घर सीखी है, बड़े भाई की देख देख के सीखी। बोला अच्छा। बोला तेरी फाइट करा जा। वहां करवा दो भाई। अ, हरियाणवी टोन से बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेट ट्रांसलेट करने के लिए हमें थोड़ा सा फिर रुकना पड़ता है। तो हरियाणवी हिंदी जैसी ही है सेम। तो जैसे ही उन्होंने अ, मेरी फाइट करवाई, तो मेरे से वेट में भी लड़का 8-10 केजी ऊपर था और स्टेट का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट था। तो मैंने विदाउट माउथ गार्ड और विदाउट बैंडेज ग्लव्स डाले और उसके साथ फाइट की, दो दो हाथ किए और उसकी नाक से खून निकाल दिया। तो बड़े भाई ने मुझे देखा और बोला बॉक्सिंग करेगा? तो मैं बोला कर लूंगा। तो बोला एक शर्त पे सिखाऊंगा। तो उस टाइम पे 96 में लेंडर पेस का मेडल आया था ताजा ताजा ओलंपिक में। तो 97 की बात है, वो उनकी स्टोरी आई हुई थी। तो उन्होंने वो दिखा के बोला ये खिलाड़ी है और पहले ओलंपिक मेडलिस्ट है, यहाँ तक जाएगा तो मैं तेरे को बॉक्सिंग कराऊंगा, नहीं तो नहीं कराऊंगा। तो मैंने उस समय अपना दृढ़ निश्चय बनाया और मैंने भाई को विश्वास दिलाया, बड़े भाई को अपने, राजेश कुमार है जो कि आजकल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में बॉक्सिंग कोच है। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है, वुमेन मैन की लगातार ट्रॉफी आ रही है। 2014 में ज्वाइन किया था उन्होंने, आज तक। तो मैं वापस अपनी उस पे जाऊंगा स्टार्टिंग पे। मैंने उस समय, उन्होंने मुझे सिखाने का वादा किया। और जो मेरे दूसरे ब्रदर है मेरे, मुकेश, जो रियल ब्रदर हैं, हम जुड़वा ब्रदर हैं। तो वो एथलेटिक करते थे मेरे साथ, तो वो जुडो ज्वाइन कर गए थे, मैं बॉक्सिंग में आ गया। तो फिर उन्होंने मुझे तैयार करने के लिए, मेरे वेट कैटेगरी का, मेरी हाइट का कोई नहीं था। तो वो मेरा दूसरा ब्रदर मेरे सेम वेट का और सेम हाइट होती थी हमारी। तो प्रैक्टिस कराने के लिए रेगुलर टीवी चाहिए और कोई बच्चा भी चाहिए। तो पहले जमाने में ऐसा था कि उस टाइम पे गिनती के 5-7 आते थे, 5-7 में से 2-3 रेगुलर रहते, और वो 5-7 भी मेरे ख्याल से मेरे बड़े ब्रदर के 2-3 सर्कल के थे, कॉलेज के, और कुछ मेरे स्कूल के। तो ऐसे ही 8-10 की चोली, मतलब हमारे पड़ोसी पड़ोसी थे। तो सेंटर ऐसे ही चल रहा था। तो बड़े भाई सीनियर थे, उन्हीं के पास सामान की चाबी रहती थी, कोच उन पे ट्रस्ट करते थे। तो उन्होंने जैसे मुझे तैयार करना था, तो मेरे दूसरे ब्रदर जो है 99 में मेरे ख्याल से हरियाणा के बेस्ट जूडो अवार्डी प्लेयर बन गए थे। तो उन्होंने चैंपियन बनाने के लिए उनको बॉक्सिंग में डाला। और जो वहाँ के कोचिज थे वो भी काफी स्ट्रिक्टली अड़े कि हमने तो ये बेस्ट जूडो अवार्ड ही बना दिया, आप क्या बनाओगे? तो 3 महीने के अंदर बड़े भाई ने उसको भी हरियाणा का स्टेट सिल्वर मेडलिस्ट बना दिया था। तो ऐसे हमारी दोनों की तैयारी चलती रही, दोनों उतार चढ़ाव आते रहे। और मेहनत करते करते हम 2010 में जाके कॉमनवेल्थ गेम तक में फर्स्ट टाइम कामयाबी मिली। 2006 में भी मैं एशियन गेम खेला था राजावर्धन राठौर जी के साथ, दोहा एशियन गेम। लेकिन वहां पे मैं क्वार्टर फाइनल में रह गया था, खाली वहां पे एक विजेंद्र सिंह का ब्रॉन्ज मेडल आया था उस समय पे। तो और क्वार्टर फाइनल में ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन से लूज हो गया था पाक। अच्छी फाइट थी, लेकिन काफी टॉम स्टाकर, तजुर्बेकार बॉक्सर था। टॉम स्टाकर के साथ। नहीं नहीं नहीं, सैरिक सैबिक था, कजाकिस्तान का। अच्छा। हाँ, मुझे वही याद है मनोज जी की विजेंदर ने जिस साल ब्रॉन्ज जीता था ओलंपिक का, उसी ओलंपिक में आपका एक जरा सा के कारण आपका भी ब्रॉन्ज रह गया था। ये 2012 की बात है। विजेंद्र ने मेडल 2008 में जीता था ओलंपिक में, फर्स्ट टाइम। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा 2010 में। तो 2010 में जब मेरे साथ फाइनल बाउट इंग्लैंड के वर्ल्ड मेडलिस्ट
और ओलंपिक के क्वार्टर फाइनलिस्ट के साथ मेरी फाइट थी। 2008 का कॉमनवेल्थ ओलंपिक क्वार्टर फाइनलिस्ट और 2009 वर्ल्ड चैंपियनशिप का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, उसके साथ मेरी फाइट थी। तो मैंने उसको 2-11 से हराया, चैंपियन बना। तो उस समय मनोज एक चेहरा उभरता हुआ सामने आया पूरी दुनिया के सामने। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि तब तक भी मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। उसके बाद मैं केबीसी में भी गया, जो इनाम जीतते हम स्पोर्ट्स पर्सन सभी गए थे। हम्म। हर गेम से एक एक खिलाड़ी को चुना गया था, जैसे कुश्ती से सुशील, लेंडर पेस को, और अपना ये क्रिकेट से श्रीसंत को, और ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को। तो हम सब खिलाड़ियों को केबीसी खिलाया था। तो उसमें मैंने जो लास्ट 2 सवालों के जवाब दिए थे, तो 21 लाख अमाउंट था कुछ समथिंग। तो वो सभी चैरिटी के लिए, अनाथ बच्चों के लिए हम लड़े थे, खेले थे मतलब। और चैरिटी को डोनेशन के लिए खेले थे वो। तो मनोज उसमें जी, जीते ये जो हम। जर्नी है आपकी, आपकी जो जर्नी है हाँ जी। गांव के लेवल से स्टेट लेवल और फिर उसके बाद अंतरराष्ट्रीय लेवल और अंतरराष्ट्रीय लेवल, इसमें किन आपके ब्रदर्स की भूमिका, आपके परिवार की भूमिका तो हमने समझी, पर एडमिनिस्ट्रेशन पर्सपेक्टिव से और जो सरकारी पर्सपेक्टिव से और जो हमारा जो ढांचा है, हमारा जो राजनीतिक ढांचा है और जो अ, कार्य प्रशैली और प्रणाली प्रणाली है स्पोर्ट्स की, क्रीड़ा क्षेत्र की, इसमें किन लोगों का आपको सहयोग स्मरण योग्य महसूस होता है कि इन लोगों के कारण ही आप जैसे उभरते स्पोर्ट्स पीपल को इतना बड़ा मौका मिला? कुछ ऐसी एक दो चीजें बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले क्या था, कि सभी बच्चों का खुद ही प्रयास था। जिंदर ओलंपिक मेडल जीता तो वो उसकी मेहनत से जीता। जितने भी बॉक्सर थे पहले इतनी फैसिलिटी नहीं थी जो आज के दिन फैसिलिटी है। जैसे आज के दिन तो ये ओजीक्यू ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट और ये अपना जिंदल स्पोर्ट्स जो है, फिजियो फिटनेस ट्रेनर सारे कुछ अवेलेबल करा रहा है। लेकिन उस समय पे कोई भी ऐसी प्राइवेट अच्छे अच्छे फिजियोज और फिटनेस ट्रेनर इंक्लूड नहीं थे भारतीय टीम के साथ। तो और मेरा भी दुर्भाग्य बताऊंगा कि मैं 2010 में मेडल चैंपियन बनने के बावजूद भी इकलौता ऐसा बॉक्सर था जिसके पास कोई स्पॉन्सर नहीं था। जो 2011 में मैंने जब अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप में चाइना के नंबर 1 बॉक्सर को हरा के ओलंपिक क्वालिफाई किया, तब मुझे ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट ने स्पॉन्सर किया। लेकिन 2014 में मैंने भारत सरकार के खिलाफ अर्जुन अवार्ड के लिए केस किया, तो उन्होंने भी मेरा हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ दिया उस टाइम पे। तो उस समय भी मुझे 14 के बाद भी मुझे खेल रत्न अवार्ड मिलना था। तो उस समय पे खेल रत्न में सिर्फ 2 ही नाम थे, हमारा सरदार सरदारा सिंह और हॉकी प्लेयर और मनोज कुमार। लेकिन सरदारा सिंह पे सेक्सुअल हरासमेंट का केस था, और दावेदार था उस टाइम पे। उस समय उनकी परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं रियो ओलंपिक में हमारे ओलंपिक मेडलिस्ट को हरा के ओलंपिक चैंपियन से मैं फाइनल लूज हुआ था। फाइनल जो फर्स्ट बाउट थी, मैंने ओलंपिक मेडलिस्ट को हराया, लंदन के ओलंपिक मेडलिस्ट को, यूथ वर्ल्ड चैंपियन, यूथ ओलंपिक चैंपियन को। और सेकंड बाउट में जो करंटली चैंपियन बना उससे 10-9 के स्कोर से हार गया। लेकिन उस समय मुझे नुकसान क्या हुआ, उस समय स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीनिवासन जी थे, उनसे मैंने से पहले ओलंपिक उनको टॉप स्कीम में मेरा नाम नहीं डाला था। तो मैंने उनको बोला था कि अब तक कोई भी आपकी टॉप स्कीम में ओलंपिक कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट नहीं है, इकलौता मैं हूं, और मुझे ही आउटसाइड कर रखा है। मैं क्या, पूरा मुझे 2013 से हुई थी, मसल इंजरी थी मुझे। 14-15 मैंने मेहनत की। तो मैंने फिजियो फिटनेस ट्रेनर की मुझे जरूरत थी, लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। मैंने अपने बलबूते मेहनत की पटियाला में रह के कैंप में, साई के अंदर।
वहां पे रह के मेहनत की, साइकिल पे रह के चल के मैंने अपने आप को मेंटेन रखा, फिटनेस को। और जो मेरे बाकी साथी थे, सभी बॉक्सर टारगेट ओलंपिक पोडियम टीम के माध्यम से आउट ऑफ कंट्री ट्रेनिंग कर रहे थे, योग मिल रहा था उन्हें। तो इकलौता मैं था उस टारगेट ओलंपिक पोडियम टीम में, 10 में से सिर्फ दो थे, विजेंदर हमारा विकास कृष्ण और शिवा थापा, जिन्होंने दो ने क्वालिफाई किया था रियो ओलंपिक के लिए। इकलौता मैं था जो थर्ड पर्सन, जो टॉप स्कीम में नहीं था और जिसने अपनी मेहनत से ओलंपिक क्वालिफाई किया। तो आपके साथ ये भेदभाव क्यों हुआ? ये साई साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनसे क्या किया, मेरा नाम जब अर्जुन वार्ड के लिए था तो एक स्कूली बच्चे का कह के मेरा नाम काट दिया था। तो मैंने उनमें जो साई का उस टाइम बॉक्सिंग का देखते थे उनको मीडिया में भी खींचा था। लेकिन और कपिल देव जी उस टाइम चेयरमैन थे उस कमेटी के। कमेटी के, अर्जुन तो अवार्ड कमेटी के? हाँ, तो मैंने उनसे भी बात की तो उन्होंने बोला कि सिर्फ मैंने रिक्वेस्ट की कि साई भी राजी है, उनसे गलती हुई, और साई मेंबर भी, और सिर्फ मीटिंग में आपकी अवेलेबिलिटी चाहिए और उसमें मेरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो बोले कि मैं एक बार जो फैसला हो गया, मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तो वहां जाने के लिए फिर उन्होंने वो मीटिंग अटेंड नहीं की। तो फिर मैंने उनको बोला कि सर, बोला आप आइए, घर आइए, आप घर आइए। मैं कहा मीटिंग करने के लिए नहीं सर, मैंने रिश्तेदारी निकालने के लिए फोन नहीं किया, मैंने तो इसलिए किया कि आपकी आपकी देख रेख में एक कमेटी इंक्लूड की है जो मेरा अर्जुन वार्ड का फैसला सुनाएगी, और आप उस मीटिंग को अटेंड कर लोगे तो मुझे अर्जुन वार्ड मिल जाएगा। तो वो मना कर गए थे साहब। तो उस पे फिर कोर्ट में मैंने जब केस किया तो 1 तारीख पे मेरा फैसला, कोर्ट ने आदेश दिए कि मनोज कुमार नहीं, एक बार एलिजिबल फिर टू से अर्जुन वार्ड। बताएं कि किसके कारण आपका वो अर्जुन अवार्ड, जो आपको बता रहे थे साई में कोई थे जो बॉक्सिंग का देखते थे, जिसके कारण वो रुका था? वो क्या था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी उनसे कि कोई स्कूली बच्चे का नाम डोप में था, मनोज कुमार, उसका सेम नाम था, तो बोला हमने सोचा कि आप है, ऐसा कुछ कह के उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन लेकिन ये क्यों किया गया था? ऐसा क्यों हुआ आपके साथ भेदभाव? ये अब ये तो वही बता सकते हैं। क्योंकि अर्जुना अवार्ड जो है वो तो उसके अंदर में आप जैसे जो कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट है, 2012 में आपने कॉमनवेल्थ, 2010 में आपने कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल जीता, और उसके बाद 2014 का ये अर्जुना अवार्ड का डिक्लेरेशन था, जिसमें अर्जुना अवार्ड आपको जरूर मिलना चाहिए था। लेकिन नहीं मिला। लेकिन कोर्ट केस से मिला मुझे। हाँ, कोर्ट केस से आपको मिला, वो हमें पता है। कोर्ट ने आपकी पूरी चीज को देखा, और 2014 में ही आपको सरकार को उन्होंने निर्देश दिया कि आपको अर्जुन अवार्ड दिया जाए। तो ये भी एक देश के लिए सीखने लायक चीज है। हमारे माध्यम से हम इस चीज को पूरे देश के सामने रखेंगे कि ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि 10-15 साल मेहनत करने के बाद में कॉमनवेल्थ, एक गांव से निकल के लड़का अगर आता है और कॉमनवेल्थ जैसे एक प्रतिस्पर्धा में अगर वो अपने आप को उत्तीर्ण घोषित और साबित कर पाता है, गोल्ड लाता है, तो उसको कोर्ट के माध्यम से अवार्ड अपना सरकार से छीनना पड़े, देश के छीन, ये तो बड़े शर्म की बात है हमारे लिए। और इस तरह के सिस्टम्स को हमें अब कंप्लीट ओवरहॉलिंग ऑफ द सिस्टम्स इज रिक्वायर्ड। अच्छा मनोज जी, इसके अलावा अब आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को क्या अब त्याग दिया है, या अभी भी आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग के साथ जुड़े हैं? नहीं, मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग नहीं, अमेचर बॉक्सिंग करता हूँ, और मैं एनएएस क्वालिफाइड कोच हूँ। और अमेचर बॉक्सिंग से ही मैंने अलविदा बोल दिया, क्योंकि प्रोफेशनल खेलने के लिए अ, जो एज लिमिट है वो ज्यादा हो चुकी है अब, क्योंकि बॉक्सिंग खेला कोई इजी स्पोर्ट्स नहीं है ये। अगर मैं 20-22 साल की उम्र से प्रोफेशनल में जाता तो मुझे बेनिफिट मिलता, लेकिन अब वो बात नहीं अब आप रहेगी। एमेच्योर में एज ए कोच हैं, एमेच्योर बॉक्सिंग के कोच के तौर पे हैं। कोच के तौर पे हूँ, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि इंडिया टीम में
फेडरेशन के जानकार को ही कोचिज का सौभाग्य मिलता है। तो इसलिए आपने अपनी खुद की एकेडमी शुरू शुरू करी है। नहीं, एकेडमी का भी रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिल्ली से चंडीगढ़ तक कोई भी इस लेवल का खिलाड़ी नहीं है, और कि कोई भी बॉक्सिंग का इस लेवल का कोई एकेडमी नहीं था, ना ही कोई सरकारी ऐसा कोचिंग का संसाधन था दिल्ली से चंडीगढ़ तक बेल्ट पे। तो लेकिन बॉक्सिंग से हमें सब कुछ मिला। तो बॉक्स से चार करना था, मेरे कोच का ऐसा अंदाजा था कि हमें जो कुछ मिला है सभी भाइयों को बॉक्सिंग की वजह से मिला है, और बॉक्सिंग पे ही हमने न्यौछावर करना है। तो हमने ये कुरुक्षेत्र की धर्मस्थल को चुना, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। इसमें हरियाणा से हो, चंडीगढ़ से हो, दिल्ली से हो, या फिर हमारी जो बेल्ट कैथल करनाल कुरुक्षेत्र, या फिर ये यूपी से हो, तो ये सेंटर पॉइंट है, और यहाँ पे हम बड़े से बड़ा टूर्नामेंट करा सकते हैं इंटरनेशनल लेवल का। तो इसलिए हमने इस धर्मस्थल को चुना, और एक अच्छी 5 करोड़ की लागत से एक अच्छी एकेडमी तैयार की है। और कितने यहाँ कितने पर आपकी आवाज कट गई, कितने लागत से? पाँच, 4.5-5 करोड़ की लागत से और ये जमीन पूरी अपने आप आप लोगों ने सेल्फ खरीदी। फंडेड है या किसी से आपको सपोर्ट मिला, सरकार से या प्राइवेट संस्था से? हम 5 ब्रदर हैं, 5 में से 4 गवर्नमेंट जॉब पे हैं। सभी ने अपने अपने जॉब के उस माध्यम से लोन लिया है, और उससे खाना पूर्ति चल रही है। इसमें कोई सरकार का योगदान या फिर किसी प्राइवेट संस्था का, निजी संस्था का योगदान नहीं है? किसी का कोई योगदान नहीं है, हमारी खुद की मेहनत है। और मिले थे उसके अकॉर्डिंगली भी हम अनुराग ठाकुर जी से भी मिले थे, उन्होंने हमने दिखाई भी थी, वो बोले भी थे कि बहुत अच्छा बना रखा है यार। लेकिन कोई हेल्प सरकारी नहीं मिली है। खाली एक हरियाणा सरकार में जो खेल मंत्री थे संदीप जी, वो आए थे, तो उन्होंने ओपनिंग उन्होंने की थी। तो उन्होंने नर्सरी दी थी हमें, और नर्सरी चल रही है अच्छे से। तो ये अजय सिंह जी जो स्पाइस जेट के ओनर है, बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट रहे और अभी भी शायद हैं, अजय सिंह जी, तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं और उनके तो कॉर्पोरेट कॉन्टैक्ट्स, ग्लोबल कॉन्टैक्ट्स काफी स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद भी, बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट होने के बावजूद, अध्यक्ष होने के बावजूद भी, आप जैसे संस्थाओं को, आपकी जैसी संस्थाओं को किसी तरह का अभी भी कोई योगदान नहीं है। ये देश की नीति है। भारत में, हिंदुस्तान में सब मतलब कि सेल्फिश है। जहां से उनको कुछ मिलेगा वहीं पे कुछ देंगे। तो अपना काम बनता, बाढ़ में आपके जो जाए जनता, कलीग्स हम तो हैं, आपके स्पष्ट जो बोलना कलीग्स चाहते हैं, हैं। जितेंद्र सिंह है या फिर ये अखिल है, ये लोग हैं, इन लोगों ने भी ऐसी कुछ एकेडमियां शुरू करी है या फिर आपके साथ कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये पुलिस जॉब पे है, वो पूरा वो नहीं कर सकते। लेकिन अखिल कुमार जी ने खोली है हिसार में, वो उनके कोचिज लगाए हुए हैं वहां पे। तो मतलब कि चल रही है वहां पे। और बाकी विजेंद्र जी, विजेंद्र सिंह सोशल मीडिया से जो भी खिलाड़ियों की आवाज उठानी होती है वो उठाते हैं। और बाकी हमारे जो बाकी सभी साथी हैं पुलिस में है, तो वो जॉब है, तो वो कुछ बोल नहीं सकते, कर नहीं सकते। आने वाले समय में, अब 2036 में भारत ओलंपिक्स का दावेदार है। शायद अगर मोदी जी ने जो गुहार लगाई है, अगर वो सफल हो जाए, तो अब आपके उस कॉम्पिटिटिव दौर के, प्रतिस्पर्धा वाले दौर के बाद, अब लास्ट 8-9 सालों में और आने वाले 15-20 सालों में बॉक्सिंग की क्या आप सिचुएशन देखते हैं? और सोशल इसमें सो, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मेरी एकेडमी से 2 लड़के या 2 लड़की जरूर उस ओलंपिक में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतेंगे। आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से नोट कर लीजिए। ठीक है जी, क्योंकि उनको ट्रेनिंग जैसे जैसे भी मुझे टाइम मिलता है, मैं अम्बाड़ा जॉब करता हूँ, और अम्बाड़ा जॉब करता हूँ, और जैसे ही मुझे, जैसे मैं सरकारी छुट्टी, जितनी भी सरकारी छुट्टी होती है, शनिवार संडे और बाकी डे भी कोई सरकारी छुट्टी है, तो मैं वहीं पे योगदान देता हूँ अपना, और उन बच्चों का भविष्य तैयार करने लगे रहा हूँ। और बाकी वहाँ पे सभी ब्रदर हमारे, बड़े ब्रदर भी कोच हैं, और जो दूसरे छोटे ब्रदर है वो भी कोच है, सरकारी एनईएस क्वालिफाइड कोच है। तो वो भी वहाँ पे अपना सुबह शाम प्रशिक्षण कराते हैं, और अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। सभी ब्रदर इसी आस पे है कि
बॉक्सिंग से हमें सब कुछ मिला। हम जो नहीं कर पाए, हम ओलंपिक में चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन हमारे बच्चे आने वाले भविष्य देश के लिए तिरंगा लहराएं और देश की झोली में ढेर सारे ओलंपिक गोल्ड जिस मेडल तरह डालें। से बाकी खेलों में ये लीग का जो जो कल्चर शुरू हुआ है, वैसे ही बॉक्सिंग में इस तरह का कोई कल्चर इंडिया में क्यों उतना पनपता नहीं है, जैसे हम कबड्डी में देखते हैं या देखिए, देखिए मैं बताता हूँ आपको। उसके लिए काफी पैसा जितना से पहले लगाना पड़ता है। पहले बॉक्सिंग में आई थी लीग, हमारे ये जट के मालिक अजय सिंह जी लेके आए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई क्योंकि उसका मार्गदर्शन अच्छे से नहीं किया, प्रसारण अच्छे से नहीं किया गया। आप जो चीज दिखाओगे तभी उसकी वैल्यू बढ़ेगी। कौन कौन लेके आए थे? ये हमारे स्पाइस जेट के अजय प्रेसिडेंट सिंह, अजय सिंह, अजय सिंह। अजय सिंह लेके आए थे, लेकिन उसका जो प्रसारण है अच्छे तरीके से नहीं हुआ, और खिलाड़ियों को पैसे भी टाल मटोल हुई। मैं उस समय फेडरेशन में खिलाड़ियों की बात रखने के लिए प्रतिनिधित्व चुना गया था मैं, लेकिन मैंने जब आवाज उठाई तो मुझे ही बाहर कर दिया गया। अच्छा, ऐसा क्यों? हम्म, सच बोलना गलत है ना, क्योंकि उसमें क्या है, मैंने मीटिंग थी जो हमारी बॉक्सिंग फेडरेशन की मीटिंग थी, तो उसमें मैंने सच्चाई बोली थी कि एक खेल इंडिया ओपन टूर्नामेंट करवाया था। उसमें खिलाड़ियों के मेरे ख्याल में 19-20 में कराया था, और आज तक उसमें जो राशि दी जाती है वो अभी तक खिलाड़ियों को नहीं मिली। खेलो तो इंडिया में? मैंने, नहीं, एक बॉक्सिंग फेडरेशन ने ही एक टूर्नामेंट करवाया था या ओपन नाम के बोल के। तो उसमें इंटरनेशनल कंट्री के भी आए थे, और इंडिया के भी सभी बॉक्सर जो कैंप में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है सभी इंक्लूड थे। तो लेकिन उसमें उनकी नाम राशि थी जो वो मिली नहीं थी, तो मैंने वो भी उसकी भी आवाज उठाई, और कुछ मेरे साथ भी गलत हुआ था तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे ही इग्नोर कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब और आना जो टोक्यो ओलंपिक का मेरा ट्रायल भी नहीं लिया। जो जो फ्यूचर है ओलंपिक्स का और बॉक्सिंग का, इसको आप कहाँ देखते हैं आने वाले 15 सालों में? देखिए, हमारा देश आज भी अंग्रेजों का गुलाम है। हमारे इंडिया टीम में चीफ कोच जो है वो है जो देश के लिए क्या खेल रहा है। तो एक उदाहरण के तौर पे एक बात बताना चाहता हूँ। लास्ट ओलंपिक में हमारा एक खिलाड़ी था अमित पंघाल, वर्ल्ड नंबर 1 चल रहा था वो, लेकिन वो फर्स्ट बाउट ओलंपिक में बुरी तरह से हार जाता है, क्योंकि हमारे इंडिया के फेडरेशन मेंबर को, हमारे इंडियन के जो बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं जो खुद ओलंपिक लेवल तक खेल रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है। बाहर वाले जो लोग कुछ बॉक्सिंग खेले नहीं हुए, इंग्लिश बोल देते हैं सिर्फ, तो बॉक्सिंग थमा देते हैं। जो खेला नहीं हुआ तो वो उस बच्चे को वैसे वहां कैसे रिप्रेजेंट करवा देगा। आप एक खुद नहीं खेले हुए तो आप उस बच्चे को उस लेवल पे कैसे खिला सकते हो। तो वैसा ही तजुर्बा वहां पे, खेलने के लिए तजुर्बा चाहिए, खिलाने के लिए तजुर्बा चाहिए। जो खुद आप आउट ऑफ कंट्री, छोटी छोटी कंट्री है उज्बेक कजाक, इनकी टीम के कोचिज के नाम पूछना और उनके मेडल पूछना, आप क्या है, हमारी इंडिया टीम है, कोचिज के हर गेम से मेडल पूछना क्या है। कि कोई भी फेडरेशन हो हमारे इंडियन खिलाड़ियों को नहीं करती, जबकि होना ये चाहिए, सुधार लेना है, मेडल चाहिए। सब बच्चों की अपनी खुद की मेहनत से मेडल आ रहे हैं। तो मैं फैसिलिटी से अगर प्लेयर बनता हो, फैसिलिटी तो हमारे अंबानी जी भी हैं, अडानी जी भी हैं, उनके बच्चे नहीं ओलंपिक चैंपियन बनते। लेकिन उसके लिए जो मेहनत है वो किस तरीके से और कैसे कराई जाती है, वो हमारे इंडिया के कोच ही बता सकते हैं। ना कि आप 15-15, 25-25 लाख रुपए आउट ऑफ कंट्री अंग्रेजों को बुला के दे रहे हो, वो भी उन कोचिज को जो बॉक्सिंग नहीं है उनका। अगर बैकग्राउंड निकालोगे तो उनका रिजल्ट नहीं है कुछ भी।
बॉक्सिंग कराएंगे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो बॉक्सिंग से? नहीं फर्स्ट तो टाइम अमित जब हम अमित जो है खेलते थे, वर्ल्ड नंबर वन था, अमित वर्ल्ड नंबर वन था, फिर भी ओलंपिक फर्स्ट राउंड में क्यों हार गया? क्योंकि तजुर्बा नहीं था ना, कोई तजुर्बेकार कोच नहीं था। उस लेवल पे क्या चाहिए? तजुर्बेकार कोच, जो वहां पे खुद रिप्रेजेंट कर रखा हो जिसने। ऐसा कोच चाहिए हमें, जिसने नदी पार की होगी, वही तो समुद्र के आगे समुद्र में तैरने की हिम्मत रखेगा। और जिसने नदी ही नहीं पार की, वो समुद्र कहाँ से पार कर लेगा? अब मनोज जी, आने वाले समय में आपकी भारत सरकार से और निजी संस्थानों से आपकी क्या गुहार है, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आपकी आशाएं हैं, जिससे कि आने वाले समय में बॉक्सिंग, जो एक विश्व में बहुत बड़ा खेल है, ये वो भी एक ऐसा खेल बने जैसे इस देश में अब बाकी खेलों पर तवज्जो दी जा रही है। और कैसे सरकार जो अपने इनिशिएटिव्स लेती है, और आप जैसे लोग जो अपने बलबूते पे पैसे लगा के काम करते हैं, दोनों में कैसे तालमेल बैठाया जाए ताकि बॉक्सिंग अपने उच्च शिखर को हासिल कर सके। देखिए, मैं सरकार को चाहूंगा कि आप जैसे हमारे जैसे लेवल के ओलंपियंस हैं, कॉमनवेल्थ चैंपियन, एशियन चैंपियन खिलाड़ी हैं, तो वो अगर अपना सहयोग, जिस खेल से उन्होंने अपना नाम कमाया है, उस खेल को कुछ देना चाहते हैं, तो उनको सहयोग दे तो अच्छी बात होगी, क्योंकि वो वहां पे सहयोग देंगे तो वो खिलाड़ी भी इंटरेस्ट दिखा के वहां पे अच्छा करेगा। और सरकार भी सहयोग देगी तो वो मेरे ख्याल में जल्दी ग्रोइंग करेगा, और वहां से बच्चे भी निकलेंगे, और उनका एक्सपीरियंस भी बेस मजबूत होगा। जैसे अच्छी अच्छी शिक्षा के लिए अच्छा स्कूल जरूरी है, ऐसे ही अच्छे खेल के लिए अच्छा कोच जरूरी है, अच्छा खिलाड़ी जरूरी है। क्योंकि वो जो चीज उसने पूरी जिंदगी में कमाई है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के लिए सबसे लंबी बॉक्सिंग, एमेचर बॉक्सिंग खेलने वाला इकलौता खिलाड़ी हूँ मैं, बॉक्सर मनोज कुमार। 99 में मैं इंडिया टीम में आया था, और 2021 में मैंने इंडिया टीम को रिलीव किया था। कंटिन्यू कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स लगातार रिप्रेजेंट किया, 0 से 100 तक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लगातार खेला हूँ, सब टूर्नामेंट। इकलौता खिलाड़ी हूँ। बॉक्सिंग जैसे खेल में मार खाना और मारना आसान बात नहीं है। मारना उससे भी मुश्किल है, मार खाना उससे भी मुश्किल है, वो भी इतने लंबे समय तक, 2 दशक से ऊपर। और अब जो और भविष्य है, ये भविष्य आपको कैसा दिखता है बॉक्सिंग? देखिए, मैं भविष्य के लिए कहना चाहूंगा आपको, भविष्य सही होगा अगर सरकार सहयोग तो कर रही है, लेकिन इस तरीके से करना, वो सहयोग भी सोचना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे फेडरेशनें बनती हैं, फेडरेशन बनती है तो उसमें स्टेट लेवल पे हो या नेशनल लेवल पे, किसी न किसी खिलाड़ी को इंक्लूड रखना चाहिए, ताकि, क्योंकि खिलाड़ी ही खिलाड़ियों की बात कह सकता है और समझ सकता है। ताकि कोई भी प्रेसिडेंट हो, अगर वो कुछ गलत करे, खिलाड़ी अड़ सकते हैं वहां पे, फेडरेशन को रोक सकते हैं। अगर खिलाड़ी नहीं होगा उस लेवल का, लेवल का खिलाड़ी नहीं होगा इंक्लूड, तो वो अपनी मनमानी करते रहेंगे। फेडरेशन मनोज जी आई है और मनोज जी फिर मनोज जी, आपने भी जो बात करी है, ये सेम बात हमने आज बाईचुंग भूटिया के साथ भी हमारा एक शो था, उस पे यही निष्कर्ष निकला कि जो इलेक्शन लेवल पे जो प्रशासनिक जो रिक्वायरमेंट है, जरूरतें हैं, वो ठीक है, पॉलिटिकली और इलेक्शन वाइज जो करना है करें, लेकिन एक कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होने चाहिए जो साथ में उच्च पद पे रहें, ताकि मनमानी ना हो, और बिल्कुल और सही दिशा में चीजें चलें। तभी जाके मिलजुल के रिजल्ट आएगा। सिर्फ प्रशासनिक लोग या फिर सिर्फ खिलाड़ी ये सोल्यूशन नहीं बिल्कुल है। मिल के साथ में रहेंगे तो ही वो फेडरेशन काम करेगी, और सरकार का सपोर्ट जो है उसके सही मायने में नतीजे सामने आएंगे। मनोज जी, फाइनली लास्ट वर्ड फॉर द न्यू बॉक्सर्स, नई जो जनरेशन आ रही है, पीढ़ी है, उसमें ये निखत है या मेरी कॉम, तो खैर हमारे उन्होंने काफी कुछ किया, तो ऐसे लोगों के लिए अभी आपको अभी अभी मैं आपको
आपको इसके बारे में एक बात बताना चाहूंगा। अभी फर्स्ट ओलंपिक क्वालिफाई हुआ था एशियन गेम में। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कोई भी लड़का क्वालिफाई नहीं कर पाया, और लड़की, चार लड़कियों ने क्वालिफाई किया, जिसमें निखित जरीन, प्रवीण हुड्डा, अपना ये क्या नाम है इसका, लड़की का, लवलीना बोरगोव, और रितु। ते तीन बोरगोहें, लड़कियां। बोरागोहें, हाँ बोरागोहें। हाँ हाँ, दो लड़कियां हरियाणा की, और एक निखित जरीन हैदराबाद से, और लवलीना आसाम से। तो चार लड़कियों ने ओलंपिक क्वालिफाई किया, उनको शुभकामनाएं। और अभी ओलंपिक क्वालिफाई मार्च में होने वाला है, और उसके लिए भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा हमारे बॉक्सरों को। खासकर अभी चांस है, हमारे शिवा थापा पुराने हमारे साथ के बॉक्सर हैं, हमारे जूनियर है काफी, लेकिन काफी रिप्रेजेंट किया उन्होंने देश के लिए, दो ओलंपिक खेल चुके हैं। तो उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि ये ओलंपिक खेले, और देश के लिए तिरंगा लहराए वहां पर। और हमारे निशांत देव है करनाल से, कर्णभूमि से। तो उसकी भी हमें अच्छी आशा है कि वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और काफी छोटे वजन में, जैसे दीपक दीपक बोरिया है 51 केजी में, अमित पंघाल के वेट कैटेगरी में, तो वो भी उससे भी आस है काफी। और 57 केजी में हमारे सामुद्दीन है, हैदराबाद से है। और शिवा थापा, और निशांत देव, और उसके बाद हम जाए तो लक्ष्याचार, और हमारा ये संजीत और नरेंद्र, ये लड़के हैं जो जा रहे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा, ताकि वो ओलंपिक का क्वालिफाई करें और फिर देश की झोली में मेडल डालें। और साथ में ये भी कहना चाहूंगा सभी फेडरेशन को, कि इंडिया के जितने भी ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हैं, वो अच्छा कर पाए, अगर वो इच्छुक है तो उनको इंडिया टीम में डालिए, ताकि देश के ज्यादा से ज्यादा पदक आए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने इतना समय निकाला, इतनी बातें खुल के करी बेबाकी से। कुरुक्षेत्र की जमीन से और हम कुछ आशा रखते भी नहीं हैं। बस अब यहाँ पर बाकी सब तरह के खिलाड़ी तो प्रोड्यूस हो ही गए। अब मैं आशा करता हूँ बहुत जल्द ओलंपिक में गदा की भी प्रतियोगिता चालू होगी, ताकि कम से कम वहां पर इतनी अड़चनों के बावजूद भी हम स्वर्ण पदक तो जरूर हासिल करेंगे। आपके माध्यम से मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मनोज कुमार बॉक्सिंग एकेडमी कुरुक्षेत्र में खुली है, और सोशल मीडिया पे भी, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पर भी, और इंस्टाग्राम पे भी। जिस भी भाई को बॉक्सिंग की कोई टेक्निक स्किल्स जाननी है, तो वो वहां पे उसको फॉलो कर सकता है। थैंक यू मनोज जी।